हेलो नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी मेंस का ये पेपर है। ये जो पेपर है आपका 12/6/2022 का शिफ्ट 1 का है, लेवल 5 का क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने आपका मैथ के सारे क्वेश्चन को रखा है। रियली शॉकिंग क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर जो क्वेश्चन आपको सरप्राइज कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ना ही कहीं हार्ड है ना ही आपका ईजी है। क्वेश्चन आपका मैं कहूँ कि लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से हल करना है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में सॉल्व किया हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में ये आ जाए कि आपकी परीक्षा में मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर है, इफ 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपसे बोला है कि दोनों मूलों का आपका गुणनफल निकालना। ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इक्वेशन है आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे x² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, एक चीज़ आपको नोटिस होगा कि a के स्थान पर 6 रखा है, मतलब a का जो वैल्यू है वो 6 है। b के स्थान पर -13 रखा है, तो b का जो वैल्यू है -13 है। और c के स्थान पर 6 रखा गया है, तो c का जो वैल्यू है वो 6 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है C/A। यहाँ पर C का वैल्यू आप यहाँ से जो आपने निकाला है 6 वो रखेंगे। A का वैल्यू भी आपका सेम है तो 6 ही हो जाएगा। अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इनमें जो इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आपका होता है C/A। अगर सम पूछता तो सम का फार्मूला होता है -B/A। ये आपका सम का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। आरुषि एक संख्या को 2.4 से गुणा करना था आरुषि को, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था तो उसे प्राप्त होने वाले सही गुणनफल क्या चाहिए था। क्वेश्चन को समझिएगा। आरुषि को एक नंबर से गुणा करने को कहा गया। मान लेते कि वो नंबर x है, मान लेते सपोज कि वो नंबर आपका x है। ठीक है, अगर इस नंबर को आपको सही में किससे गुना करना था, 2.4 से गुना करना था। ये आपका करेक्ट कैलकुलेशन था 2.4। लेकिन उस लड़की ने किया क्या, इस x को उसने 4.2 से गुना कर दिया। किससे कर दिया, तो 4.2 से गुना कर दिया। और उसका आंसर कितना आया, प्राप्त गुणनफल 65.1 आ गया, 65.1 आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप इसको हल करके x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, अगर मैं इसको x को निकालने की कोशिश करूँ तो ये जो 4.2 है उधर भागा में चला जाएगा, मतलब 65.1 भागा में आपका 4.2। यहाँ पर देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको कटाऊँ तो 7 से कट जाएगा, 7 से 7 9 63, 2 बचा 7 का 21 और 7 से कटेगा 7 6 42, 3 से कटाएंगे 3 का 9, 3 1 जा 1, 3 2 जा 100, मतलब x का जो वैल्यू आपका जो निकल के आया 31/2 आया। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट कर देना है। यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपका जो नंबर हो जाएगा x गुना 31, x का तो वैल्यू ही आएगा 31/2, मतलब 31/2 गुना 2.4। अगर इस डेसिमल में हटाऊँ तो ये आपका बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए, डेसिमल हटाया, ये बटे में क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 12 बार में। तो आपका जो यहाँ पे 31 गुना 12 बटा में 10, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका आएगा 12 एकम 12 का 2 कैरी 1 बार 36 1 37, 37 बाई आपका 10। अगर मैं 10 को हटाऊँ तो ये आपका जाएगा 37.2। अगर अप्रोक्स आंसर मारना है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपको इसको मारना था। ठीक है, क्या पर 37.2 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपके गोले से पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गोले का आपको वॉल्यूम निकालना है। सिर्फ आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको आराम से बना लेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सरफेस, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सरफेस नहीं स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। बस ये फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन था। आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से r का वैल्यू निकालिएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। अगर बात करूँ इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है, 61,600 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 61,600 के क्या है, बराबर है। अगर मैं यहाँ से r निकालने की कोशिश करूँ तो r² बराबर जो आपका हो जाएगा, r² बराबर 61,600
बटा में 4 पाई और पाई का मान आपको 22/7 रख लेना है, तो मैं इसको रख देता हूँ 22/7। देखिए आप CBT 2 के यहाँ पे छात्र हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको कुछ स्टेप आपको यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। टूटा पूरा डिटेल से आप बनाने लग जाइएगा तो ये आप परीक्षा आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। आप अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि आप 1-2 स्टेप हर कैलकुलेशन में कम करें। इसको हल करेंगे, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 से 2 टाइम्स, 11 से इसको मैं कैंसिल करूँगा। 5 बार में होता है 55, 61 में से घटाएंगे तो 6 बटेगा, मतलब 66 हो जाएगा। 6 टाइम जाएगा और बटे में यहाँ पर 2 की 0 ऐड हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 मिलकर होता है 8 और 8 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में, और डबल 0 आएगा ही। मतलब R² की जो वैल्यू आपने निकाला वो हो जाएगा आपका 700 गुना 7, मतलब आपका R² का वैल्यू आ जाएगा 4900। अगर इसको मैं रूट निकालूँ तो R का वैल्यू आ जाएगा 70। आर का वैल्यू आपने निकाल लिया 70। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है, इसमें आपको आर का वैल्यू 70 रख देना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3, पाई के मान अगर हम 22/7 ले लेते हैं, और यहाँ पे आर जो आपने R 70 निकाला है उसको आपको क्यूब करना है, मतलब 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 70 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हल कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन को आपको स्किप करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे। मेंस के यहाँ पे आप छात्र हैं तो पूरा कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा तो आपका मेंटली जो स्ट्रेस वो काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कैंसिल करेंगे। 7 से मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये 10 बार में कट जाएगा। 3 यहाँ पे कटेगा नहीं, मतलब बटे में तो 3 आएगा, क्योंकि ऊपर देखिए कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर 3 तो आएगा ही। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे, E और D आपका नहीं होगा, क्योंकि बटे में 3 100% आएगा। क्यों आएगा, उसका रीज़न है कि ऊपर 4, 22, 7, 70, 10 किसी में भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको क्या देखिए, ऊपर आपका क्या है, 30 है। और आपसे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, सेंटीमीटर में है, आपसे घन मीटर में पूछा गया है। देखिए सेंटीमीटर में अगर हम लोग मीटर में बदलते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग। और घन क्यूब का मतलब होता है यहाँ पर आपको क्यूब देना है। घन क्यूब का मतलब क्यूब, मतलब यहाँ पे 3 बार 100 से गुना होगा, मतलब 100 को आपको 3 बार गुना से आपको भाग देना होगा। अगर मैं कहूँ कि 10 के पावर 6 से आपको भाग देना होगा, तो यहाँ आपको 10 के पावर 6 से भाग देना था। कितना, 10 के पावर 6 से। अगर एक स्टेप और मैं आगे लूँ तो ये हो जाएगा 88, ठीक है। अगर इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा, 49, और इसमें कितना 0 हो जाएगा, 3 0, 1 2 3 बटे में है 3 और आपका 10 के पावर 6। ये 3 0 कैंसिल करके 10 के पावर 6 को मैं 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 0 को हम लोग हटाएंगे 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए बटे में 10 के पावर 3 है, मतलब ऊपर जो भी नंबर आएगी उसके 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है। और ये जो 0 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर 0 तो बचा ही नहीं, 0 में हटा देता हूँ। ऊपर 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, तो 3 डिजिट के बाद सिर्फ इसमें ही डेसिमल है और बटे में 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल दिया गया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई आकर बोले कि अगर मान लेते कि एक और नंबर हो जिसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो उसका क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है कि आप इसको हल करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको करने आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से पूछा गया है माध्यिका और बहुलक का अंतर क्या है। तो माध्यिका और बहुलक आप निकालते कैसे, वो चीज़ समझिएगा। माध्यिका अगर हम निकालना होता है तो उसका 2 तरीका, एक अगर टेबल वाइज दिया रहता है तो उसका अलग फार्मूला होता है। अगर वो सिर्फ ऐसे ही नंबर में दिया रहेगा तो इसका मिडिल नंबर आपको माध्यिका उसको बोलते हैं। बहुलक मतलब जो नंबर बहुत बार रिपीट हुई है, जो नंबर अधिक बार रिपीट हुई है उसको बहुलक बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर काउंट करेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। नंबर काउंट करके उसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिख ही देते हैं। अगर मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो सबसे जो पहले छोटा होगा वो पहले लिखाएगा। तो यहाँ पर 2.1 सबसे पहले छोटा मैं लिख देता हूँ 2.1, उसके बाद आपका हो जाएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 6 के बाद 7, 8, 9.3, उसके बाद 10, 11 असेंडिंग ऑर्डर में इसको सिर्फ रख रहा हूँ, 14, 15, उसके बाद 16.5, उसके बाद आगे जो है 17 और 19.1, 17 और 19.1, आगे मैं बात करूँ तो 27 है, और उसके आगे अगर बात करूँ 31 2 बार है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, 31 2 बार है, और लास्ट में एक जो बचा आपका 33 बचा। 31 2 बार कहाँ है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 31 आपका 2 बार है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मोड निकालना है, तो मोड मतलब जो बहुलक होता है वो होता है जो संख्या बहुत बार रिपीट हुई है। तो मोड आपका डायरेक्टली मिल गया, क्या हो गया 31। अब आपको मीन निकालना है, मतलब आपको माध्य निकालना है। तो मीन क्या होता है,
मीन हमेशा मिडिल नंबर होता है। आप इसको काउंट करेंगे, इस नंबर की सबसे जो बीच वाली संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। इसको मैं काउंट करूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कुल 17 नंबर हैं। अगर कुल 17 नंबर है तो इसका मिडिल संख्या क्या होगा, मिडिल संख्या 9th प्लेस हो जाएगा। 17 नंबर है मतलब 8 इधर है, 8 इधर है, तो बीच वाला 17 हुआ, ये जो बीच वाला है वो आपका मीन हो जाएगा। तो आपको 9th नंबर पर जो नंबर है वो आपको ले लेना है, वो आपकी मीन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 9वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2, सॉरी ये दोनों एक साथ हैं, 1 नहीं 5 5.2.1, उसके बाद आपका जो था 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो आपकी मिडिल संख्या जो निकल के आ रही है वो 14 है, मतलब आपका मीन जो है 14। आपने दो चीज़ सीख लिया यहाँ पर, आपने मोड कैसे निकाला और मीन कैसे निकाला। आई होप जिनको नहीं आता हो उनको समझ में आ गया होगा। अब इससे आपका सवाल पूछ रहा है कि दोनों के बीच के अंतर, मतलब दोनों में कितना नंबर का गैप है। अंतर का मतलब बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, जो भी बड़ा नंबर है उसमें छोटे वाले को घटा देते हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 14 और 31 की गैप की बात करूँ, 6 जुड़िएगा 20 आ जाएगा, और 11 6 17, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर जो आपका निकल जाएगा वो मैं कहूँ 31 - 14 जो आपका हो जाएगा 17, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए मैं PYQ करा रहा हूँ, आपको मैं कहूँगा कि अभी आप मॉक टेस्ट सिर्फ जो आपका है ऑनलाइन मत दीजिएगा, मतलब अपने सिस्टम पर मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना होता है। टाइम मैनेज वो आपके एग्जामिनेशन से मैं कहूँगा 15 दिन पहले आप सिर्फ ऑनलाइन मॉक दीजिएगा अपने सिस्टम पर, मोबाइल पर, जहाँ से भी आप देते हैं। लेकिन अभी आपको बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए, अभी ही आप उसको करने लग जाइएगा तो उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप नज़दीकी आपको अच्छे प्रकाशन का प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट यहाँ पर करा दूँगा। आप ये बुक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ कि आप ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो गलती है काफ़ी कम है। आप यहाँ पर न्यू पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एरर मिलेगा। ट्रस्टेड पब्लिकेशन का बुक लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप इसका प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज आपने पढ़ना आपको अच्छा लगता है वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अगर मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जिनको लग रहा है कि CBT जो आपके ग्रेजुएट लेवल में आपका आने के चांसेस कम है, CBT 1 का रिजल्ट अभी आपका अंडर ग्रेजुएट में आ सकता है, अब मैथ आपका वीक है, तो ये बुक लेकर आपको चैप्टर वाइज बना जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। अगर आपके मतलब मैथ वीक है तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। सोल्यूशन इसका नहीं देखना है, सोल्यूशन आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा टीचर का सोल्यूशन मैथ आपका यूज करना है, बुक का मेथड आपको यूज नहीं करना है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहेगा। यही जो मैं बुक रेफर करूँगा, या तो प्रैक्टिस के लिए आप ये ले सकते हैं, आपका बेसिक वीक है तो आप ये ले सकते हैं, रेलवे के लिए स्पेशली। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, सुनीता ने खेल के शुरुआत में मौजूद कंचों में 3/5 कंचे जीते, ठीक है, और रवि ने बचे हुए कंचों में से 2/3 जीते, जबकि सनी ने बाकी 60 जीते। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते? अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी ये फ्रैक्शन में दिया रहता है इसका आपका डिनोमिनेटर से LCM निकाल कर ले लेना है। क्या मतलब ये है कि यहाँ पर 3/5 दिया है, यहाँ पर 2/5 दिया है। अगर मैं कुल कंचों की बात करूँ तो 3 और 5 का मल्टीपल ले लूँगा 15। मान लेता हूँ कि कुल कंचे कितने हैं, कुल जो कंचे हैं वो कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। अब सुनीता के बारे में यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सुनीता ने शुरुआत में जितना कंचे था उसका 3 जीता। मतलब अगर सुनीता की बात करूँ तो ये 15 का 3/5 उसने क्या कर लिया, जीत लिया। इसको हल करेंगे तो 5 से कटेगा 3 बार में, और तितरी का 9, मतलब सुनीता का कितने जीते यहाँ पे, तो 9 जीते हैं कंचे। आगे जो करे, रवि ने बचे हुए कंचों में से, मतलब 15 तो था, 15 में से 9 घट गया तो बचा कितना, 6 में से रवि ने क्या किया, रवि ने इसका 2/3, मतलब जो है 6 का 2/3 भाग कौन जीता, तो रवि जीता। इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पर रवि के पास आ जाएगा 4। रवि ने टोटल 4 जीते, अभी भी बचा है कितना, 2। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टोटल आपके पास 15 था, उसका 3/5 मतलब 9 यहाँ पर सुनीता जीती। अगर उसमें से अगर 15 में से 9 हट गया तो बचा 6 का यहाँ पर 2/3 मतलब 4 रवि के पास आया, अब बचा है 2 और वो सनी के पास चला जाता है। कह रहा है कि जो रिमेनिंग बचा जीते, और उसके बाद जबकि सनी ने बाकी 60 जीते, मतलब ये 2 का वैल्यू जो आपको 60 दिया गया है, 2 का वैल्यू 60 दिया गया है। अगर 1 का वैल्यू निकालो तो 60/2 मतलब आपको यहाँ से मिल गया 30, 1 का वैल्यू आपको 30 मिल गया। अब सवाल से जो पूछे वो बता दीजिए, सुनीता ने कितने कैंसे जीते, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट के वैल्यू 3, सुनीता ने जीता है 9, तो यहाँ पर 9 × 30 हो जाएगा, मतलब 270। अगर आपसे ये पूछता
कि रवि ने कितने जीते, तो रवि ने 4 यूनिट जीता था और 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 30, तो रवि ने जीता 4 गुना 30, मतलब रवि ने कितना जीता 120। अगर आपसे ये भी पूछता कि कुल कंचे कितने थे, तो कुल ये आपका 15 है, 1 यूनिट का वैल्यू है 30, तो कुल निकालने के लिए आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कुल कंचों की संख्या जो थी 450 थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सुनीता के बारे में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग स्किप कर दिए थे, सिर्फ आप देखिए सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपका थोड़ा सा मेंटली आपका दिखा गया था कि आप क्या करते हैं। ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, देखिए 67.69 5.12 माइनस 0.89 बटे में है 31.88। यहाँ पर आपको पता है कि आप ये वाला पोर्शन आसानी से कर लेंगे, कल दिक्कत आएगी तो इसमें आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0.89 को 31.88 से भाग देना। तो आप थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी कम आएगी, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। अगर इसको मैं इग्नोर भी कर दूं तो कोई मेरे आंसर पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो इसको इग्नोर ही कर देना था। ये ऑप्शन आपका सिर्फ आपका थिंकिंग चेकिंग के लिए दिया गया था कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं इसको जोड़ दूं 5.12, तो देखिए 9 2 11, 6 1 7 1 8, ये आपका 7 5 12 और ये 7 72.81, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आपको छेड़ना ही नहीं था, ठीक है, मतलब आपको इसको छेड़ना ही नहीं था, सिर्फ आपको इसी दोनों जोड़ करके आंसर मार्क कर देना था, यही एग्जामिनेशन चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर हो गया था, तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, सुधार दिया है। ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा था √3 tan थीटा, √3 आपका tan 2 थीटा है, 2 थीटा माइनस 3 का वैल्यू आपको 0 दिया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया, आप पूछ क्या रहा है, आपको निकालना क्या है, तो आपको बताना है कि tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। और बोल रहा है कि थीटा जो है, यहाँ पर आपको ये सारा कंडीशन दिया गया है कि 90 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको आप क्या करेंगे, ये 3 को उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3। अब ये मल्टीपल में √3 है, इसको इधर जाकर डिवाइड में कर देंगे, तो आपका tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3। एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, √3 गुना 3, मतलब 2 बार रूट को गुना करने पर आपका एक परफेक्ट नंबर आता है। तो ये 3 के स्थान पर मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर आप 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो आप इसको एक रूट ऐसे लगा दीजिएगा और एक रूट ऐसे लगा दीजिएगा √3। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो tan 2 थीटा का जो वैल्यू आपका जो निकल कर आया वो आया आपका √3। जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसके बाद स्थान पर आप लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री, मतलब आपको पता होना चाहिए कि चूँकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, मतलब √3 के स्थान पर tan 60 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री। ये tan आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का मान आपका आ गया 60, तो थीटा का मान आपका कितना आ जाएगा 60/2, मतलब 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। सब में आपका tan 30 का आपको रहकर इसका वैल्यू निकाल लेना। अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसका जो इक्वेशन बनेगा tan 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, यही आपको करना था। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। इसके बाद सेक 30 की बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2/√3, और ये माइनस आपका tan 30 का मान होता है, सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/3। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर देखिए 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा माइनस 1/3। अगर मैं इसको 3 आपका tan, ये 3 नहीं है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर मैं इसको करूँ हल तो ये आपका ये 2/3 माइनस 1/2, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आएगा 6, और ऊपर जो आपका आएगा वो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा, अगर मैं इसको लूँ 3 2 6 4 माइनस 3, मतलब 1/6 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसमें क्या करना है समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ से आपको थीटा का मान निकाल कर इसमें आपको पुट कर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी फार्मूला पे बेस्ड है, सिर्फ फार्मूला यदि आपको पता है तो आप इसको हल कर लेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे। रेशियो दिया गया, द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड 435 एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द इट्स इज 144 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। मतलब कह रहा है, एक घनाभ का आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे दिया है, इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योग दिया है, आपसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि घनाभ के सभी किनारों के लंबाइयों के योग का फार्मूला क्या होता है। वो होता है 4a + b + c। क्या होता है? 4 लंबाइयों का सम क्या होता है? लंबाइयों का अगर मैं योग का जो फार्मूला लिखूँ वो आपका होता है 4a + b + c, और a क्या है? उसकी लंबाई है, b चौड़ाई है, c ऊंचाई है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, इसका जो लंबाई चौड़ाई रेशियो दिया गया है वो आपका 4:3:5 के रेशियो में दिया गया है। अगर मैं इसको एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का मान दे दूँ तो इसका आपका l बराबर हो जाएगा 4x, बेथ बराबर हो जाएगा आपका 3x, और आपका चौड़ाई जो बात करूँ वो आपका हो जाएगा 5x। इसमें इसको वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि इसका लंबाइयों का जो योग दिया है वो आपका दिया कितना? 144। यहाँ से आपका x निकल जाएगा और आप इसमें भरकर आप परफेक्ट आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख लेंगे। उसके बाद आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें रहकर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लंबाई का योग तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x + 3x + 5x का वैल्यू जो दिया गया है वो है 144। इसको जोड़िएगा 4 3 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12x, 12x को डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12, ये 4 है, 12 × 4 मतलब यहाँ पर टोटल आ जाएगा 48x। ये आपका देखिए 48x आ गया, और 48x की वैल्यू 144 दी गई है। इसको हम कैंसिल करेंगे x से, तो 144 को अगर आप 48 से कैंसिल करिएगा 3 बार में हो जाएगा। कितना बार में? 3 बार में। तो x के वैल्यू आपका कितना निकल के आया? 3। जब x के वैल्यू आपका 3 निकल के आ गया तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो l बराबर हो जाएगा 4 × 3 मतलब 12। आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ब्रेथ की बात करें, चाहे विड्थ आप समझ सकते हैं, विड्थ की बात करें तो आपका 3 का 9, और आपका हाइट कितना हो जाएगा? 5 15। मतलब आपने सब कुछ निकाल लिया, आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला अगर बात करूँ वो होता है 2 × LB BH + HL। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अगर मैं बात करूँ इनका LB, सबको अगर वैल्यू अगर आप रख देंगे सबका, तो आपको सिर्फ वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2, ये तो 2 कॉमन हो जाएगा। लंबाई अगर मैं इसको अभी x के वैल्यू पुट भी ना करूँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इसको पुट कर दूंगा तो बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ 4x 3x और 5x के टर्म में ही इसको रखूँगा तो इसका जो कैलकुलेशन है काफ़ी कम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ तो देखिए आपको LB निकालना है। LB मतलब चलती है 12x, तब x आप बाहर निकालना, चलती है 12। B उसके बाद आपका BH निकालना है मतलब 15, और यहाँ पे आपका HL मतलब 20, और आप x यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए x के स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लास्ट में रखेंगे। यहाँ पर 2, अगर इसको मैं जोड़ूँ सबको 20 15 12 तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 94, और x का वैल्यू अब आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि x का वैल्यू आपने निकाला था कितना? 3। कितना निकाला था? 3। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 दूनी 6, और 6 गुना आपको 94, मतलब आप 94 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। यहाँ पर अगर मैं 94 गुना नहीं, देखिए यहाँ पर 20 प्लस कितना होता है? 30 35 35 तो 37 47 47, तो आपको 94 को आपको 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 94 को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना। 3 का स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 3 इसका स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकल के आएगी 9 × 36 और 4 8 मतलब 846 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा यही चीज़ था, यहाँ पर ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लंबाई का योग होता है 4a + b, और इसके बाद आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप इसको निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो कर रहा है, 2 संख्याओं का आपको सम दिया गया है। क्या दिया गया है? सम कितना है? 17, जबकि उनके वर्गों का योग 157 है। 3 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन का आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर देखिए x + y आपका 17 है तो आप यहाँ पे अगर सोच सकते हैं तो आप इसको सोच के बना सकते हैं। अगर उनका वर्गों का योग 157 है, अगर आपको दिख रहा है ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 17 आए और उनका स्क्वायर करेंगे इंडिविजुअल, उनको जोड़ेंगे तो 157 आएगा।
अगर आप इतना सोच पाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं बात करूँ, अगर एक्स के वैल्यू में 11 ले लेता हूँ, इसका 6 ले लेता हूँ, तो 11 6 17, और 11 का स्क्वायर करूँगा एक तो 121 प्लस ये 36, ये आपका आ जाएगा 157। तो आप यहाँ पे एक्स मतलब दोनों नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे। आप उसके बाद नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करके जोड़ देंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका पहला मेथड हो गया। नहीं तो आपको बेसिक से जाना है तो बेसिक से भी जा सकते हैं। बेसिक से जाने के लिए क्या तरीका है, x प्लस वाई का मान दिया गया है, आपको x माइनस वाई का मान निकालना होगा और उसके बाद दोनों इक्वेशन को बराबर करके आपको सोल्व करके x और y का अलग अलग मान आप निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का घन करके क्यूब करके आप जोड़ दीजिएगा। दो तरीके। अगर पहला स्ट्राइक किया तो मेरे लिए अकॉर्डिंग वही बेस्ट रहेगा। x का मान आपने अगर सोच लिया कि 11 है, y का मान आपने सोच लिया कि 6 है, और आपसे सवाल पूछा है कि दोनों का क्यूब का घन मतलब 11 का अगर मैं क्यूब करूं और अगर फिर साथ में आपका 6 का क्यूब करूं, दोनों को जोड़ूंगा तो 11 का क्यूब आपको पता होगा 1331 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। अगर जोड़ेंगे तो इनका जो वैल्यू जो आपका आएगा वो 1547 आएगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं। नहीं तो मैं बेसिक से भी आपको बता देता हूँ कि बेसिक से आप कैसे बनाइएगा। देखिए अब यहाँ पे बेसिक देखेंगे। देखिए पहला अगर मैं इक्वेशन इसको मान लूँ, ठीक है, अगर पहला मान लेते हैं तो आपका दूसरा इक्वेशन ये है। एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमको एक्स माइनस वाई निकालना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नेक्स्ट मान सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक और फार्मूला आपको देखिए, ये आपको निकालना है, लेकिन आपको ये वाली चीज़ आपको निकालना है, लेकिन आपको एक्स वाई का मान नहीं है। अब इसको निकालने के लिए आपको एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपका CBT 2 का क्वेश्चन है तो आपके लिए कैलकुलेटिव होगा ही। अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो आपको एक और फार्मूला, जैसे कि बात करूँ इसके फार्मूला का यूज करना होगा। तो वो आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू आपके पास है, ये भी वैल्यू आपके पास है। आपको ये निकाल कर इसमें पुट करना है, फिर आपका ये निकलेगा, फिर इन दोनों की सहायता से xy का मान निकलेगा। ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ से मैं x प्लस वाई की जगह पर अगर मैं सीधे 17 रख दूँ, यहाँ पर सीधे मैं 17 रख देता हूँ, 17 का स्क्वायर कर देता हूँ तो आपका आएगा 289। इतना स्टेप CBT 2 के लिए, गणित के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक एक में रख कर करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको 17 दिया गया है, 17 का स्क्वायर करके 289 आप यहाँ पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है 157। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 157 ही लिखूँगा। ठीक है, 157 लिखूंगा और प्लस 2xy में कर दूंगा। 157 को मैं इस साइड भेजकर घटाकर 2 से भाग दे दूंगा तो आपका 2x का जो वैल्यू आ जाएगा 289 माइनस 157। अगर मैं इसको आगे घटाऊं, अगर इसको आप आगे घटाइएगा तो आपको मिलेगा 132। 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 132। तो x का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो बटे में 2 दे दीजिएगा, 2 6 का 12 मतलब 66। x का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी x नहीं, ये आपका 2xy था। तो xy का जो वैल्यू आपका निकल के यहाँ पर जो आएगा वो, अगर आप यहाँ पे बात करूँ तो 2 6 का 12 66 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसमें फुट कर देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको xy के नहीं 4xy की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब 2xy बराबर 132 था, हमको चाहिए 4xy, तो सीधा डबल कर देंगे तो 4xy बराबर हो जाएगा आपका इसका डबल, मतलब आप इसको डबल करेंगे तो 264 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। ये भी वैल्यू आपको देखिए, सारे वैल्यू आपको मिल गई है, तो आप x माइनस वाई का आसानी से यहाँ पर मान निकाल लेंगे। अब इसको पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर जब हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 17 का होल स्क्वायर। 17 का होल स्क्वायर में डायरेक्टली रखूँगा 289 माइनस 4xy जो आपका 264 है, 264। अगर इनको घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा, आपका कितना आएगा 5, और 28 में से 289 है, 9 में से 4 गया 5, और 28 में से 26 घटेगा तो 2, मतलब x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर आपका निकल के आया 25 आया। तो x माइनस वाई का मान आपका कितना आएगा 5। आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर आपका है 17। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये y कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे आप मैं कहूँ तो 2x इनको जोड़ेंगे तो 2x का जो वैल्यू निकल के आएगा 19 आएगा। 17 5 आपका 22 आ जाएगा। 2x का वैल्यू कितना आएगा 22। तो x का मान जो आपका आएगा 11। ठीक है, x का मान 11 आ गया, तो यहाँ पर x का मान आप 11 रखिएगा तो y का जो वैल्यू आपका निकल के आएगा 6 आ जाएगा।
तो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसेस करके आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। अब इनका क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब अगर मैं बात करूँ तो आपका होता है 1331, फिर 6 का क्यूब तो 216 और दोनों को जोड़िएगा तो 1547, जैसे कि मैंने शुरू में ऑप्शन के थ्रू बताया, आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लंबे प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले कोशिश करना चाहिए कि वैसी दो नंबर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए जिसका सम 17 है और उसका अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 57 है, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको 504 दिया गया है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का आपका योग ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखिए इसको। अगर मैं बात करूँ एलसीएम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया, एलसीएम जो है एचसीएफ का मतलब 20 गुना है, मतलब बीच आपका एच है। पहला तो आपका कंडीशन ये मिला। दूसरा कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का योग भी आपको दिया गया है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि एलसीएम मतलब एल और आपका एचसीएफ का जो योग दिया गया है वो 504 है। ठीक है, आपने ये। उसके बाद आपका रहा है कि दोनों यदि संख्याओं का अंतर 24 है, जो भी उनके संख्याएं हैं एलसीएम और एचसीएफ का, उनका अंतर कितना दिया गया है 24 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि संख्याओं का अंतर आपका 24 है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने की कोशिश करूँगा। एल का वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि एल बराबर 20H दिया है, तो यहाँ पे एल की जगह पर आप 20H रख सकते हैं। मतलब 20H प्लस H बराबर 504। अगर मैं जोड़ूँ यहाँ पे तो 21H हो जाएगा, तो 21H का जो वैल्यू हो जाएगा 504 हो जाएगा। तो H का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, 504 को आपको 21 से भाग देना पड़ेगा। अगर आप 504 को 21 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए अगर मैं 4 से 4 घटाऊँ, 504 है, अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 24 बार में घट जाएगा, 24 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो H का वैल्यू आपका 24 आ गया। आपका HCF 24 आ गया, समझिएगा। HCF आपका 24 है। आपसे नंबरों का योग पूछा है, नंबर संख्याओं का योग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी संख्याएं होती है वो अपने HCF का मल्टीपल होती है। मतलब संख्याओं में 24 का मल्टीपल होना चाहिए। जब संख्याएं 24 के मल्टीपल हैं तो उनका योग भी 24 का मल्टीपल होगा। नहीं तो आप बेसिक से जाइएगा और लॉन्ग प्रोसेस जाइएगा। थोड़ा इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संख्याओं का योग निकालना है। आपको पता है कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 24 है। मतलब सब संख्याएं में 24 तो मल्टीपल होगी ही। संख्याएं 24 का मल्टीपल है, मतलब वो 3 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, और उनका सम भी 3 से कटेगा, 8 से कटेगा। आप यहाँ से ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। देखिए 3 से मल्टीपल सभी दिख रहा है, ठीक है, 3 का तो मल्टीपल ऑल ऑप्शन है। अब 8 का मल्टीपल देखिएगा तो 8 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो सीधा आपको दिख रहा है कि ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। ये आपका 8 से कटने वाला ऑप्शन की बात करूँ तो 216 कट रहा है, और 225 8 से नहीं कटेगा। और इसको अगर मैं घटाऊँ 180/8 तो 4 90 45, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका टाइम सेव हो जाएगा। HCF जो होता है नंबर का एक भाग होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मल्टीपल होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दूध का सकारात्मक अंतर यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था। यदि एक मिक्सर 90 लीटर का है, रेशियो दूध और वाटर का आपका रेशियो दिया गया है, ठीक है। दूसरा भी जो आपका मिक्सर वो 90 लीटर का है, उसमें भी आपका मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, मतलब दोनों में आपका दूध के क्वांटिटीज़ का आपका अंतर पूछा है। दोनों में से दूध निकाल कर आपको जोड़ देना है, इसमें दूध कितना है, उसमें दूध कितना है, और अल को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए पहला मिक्सचर आपका जो था दोनों तो 90 का है। अगर फर्स्ट की बात करूँ, यहाँ में आपका 90 लीटर है और इसमें आपका 4.1 रेशियो में मिल्क है। मतलब अगर बात करूँ मिल्क अगर 4 रेशियो है, मिल्क आपका 4 है, ओवरऑल आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट में आपका जो मिल्क का भाग निकल जाएगा तो 18 5 90, मतलब यहाँ पर 72 लीटर फर्स्ट वाले में आपका मिल्क हो जाएगा। सेकंड वाले में भी आपका 90 लीटर है, इसमें रेशियो अलग है, 3.2 है, मतलब मिल्क 3 है और टोटल 5 है। यहाँ पर भी 18 5 90, मतलब यहाँ पर आपका 54 लीटर आपका मिल्क आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि ये दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, मतलब 72 लीटर और 54 लीटर का आपका डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका 18 लीटर का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मार के चल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दिया है और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल जिसने 30 पर केजी के रेट से खरीदा, 40 किलोग्राम जो चावल है उसने 28 केजी पर के रेट से खरीदा है, तो पूरे मिश्रण को 28 किलोग्राम के रेट से बेचता है, तो आपको लाभ और हानि इसका निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी CBTU दीजिएगा तो कोशिश करेंगे कि आप में जो है बेसिक से ही जाएंगे तो बेटर रहेगा। बेसिक से ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए CBT2 को। CBT1 आप किसी भी तरीके से ट्रिकबाजी कर लीजिए, लेकिन CBT2 में नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँगा, बेसिक से बनाने की कोशिश करूँगा कि बेसिक आपका हर जगह काम आता है। देखिए आपसे पहला क्या कर रहा है कि 30 की जो आपका जो चावल था किसके रेट से दिया है, 30 के रेट से दिया है। दूसरा आपका 40 किलो था, किस रेट से दिया है, 28 के रेट से दिया है। ये आपका टोटल CP हो गया। इधर मैं SP लिखूंगा, टोटल आपका रेट आपका 28 दिया गया है। दोनों को बेचना है, मतलब 40 किलो प्लस 30 किलो मतलब 70 किलो, 40 किलो प्लस 30 किलो आपका 70 किलो। इसको जोड़िएगा 30 से 900 हो जाएगा। इसको अगर 4 से गुना करिएगा तो 8 चौका 32 का 2, जीरो तो आएगा ही, 8 चौका 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 8 3 8 अगर 4 2 8 3 11 मतलब 1120 आपका आ जाएगा, ठीक है। और इधर मैं अगर बात करूँ तो 28 और इनको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70, 28 गुना 70। इसको ऐसे ही रहने दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 और साथ में अगर 1120 को आप जोड़ना चाहें जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो दोनों में देखिए जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 90 और 112 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 202। कितना आएगा 202। और इधर आपका 28 को 7 से, सॉरी यहाँ पे 202 नहीं आएगा, 112 अगर मैं 90 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 और 9 1 10, हाँ 202 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 28 गुना 7 करूँ 856 का 6 और कैरी आपका आएगा 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है 14 5 आपका 19, मतलब 196 आ जाएगा। 196 आपका यहाँ पर आएगा। अगर मैं दोनों को फर्दर कैंसिल करूँ तो ये 101 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 196 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाए। मतलब आपका जो CP है 101 है तो आपका SP जो है 98 है। कितना का लॉस है, 3 का लॉस है, किस पे है 101 पर है। और 100 से आप इसका परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग आपका 3% के आसपास आएगा, मतलब 2.9 समथिंग आपका परसेंटेज आपका लॉस होगा। 3% के क्लोज आपका लॉस आपका हो जाएगा। इसको बनाने का बहुत सारे मेथड हैं, जिस मेथड से आपको लगे तो आप बना सकते हैं। मैं बेसिक से ही प्रीफर करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, XYZ की वर्तमान औसत आयु आपको 44 साल दी गई है वर्तमान। तो अभी अगर मैं तीनों की बात करूँ XYZ का कुल आयु कितना होगा तो 44 गुना 3 हो जाएगा आपकी कुल आयु, क्योंकि औसत आयु दिया गया है। तो औसत आयु अगर दिया रहता है उसको नॉर्मल में बदलने के लिए हमको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो XYZ का आपके प्रेजेंट आयु का सम की बात करूँ 3 से मल्टीप्लाई करने पर चरती यहीं 12, चरती यहीं 12 1 13 मतलब 132 आ जाएगा। 8 वर्ष पहले XY का औसत आयु आपकी कितनी थी 32 थी, मतलब -8 ईयर्स के पहले XY का अगर हम सम निकालेंगे तो 38 गुना 2 था। 38 गुना 2, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 7 मतलब 76 था 8 साल पहले। अगर दोनों को 8 साल बाद जोड़ेंगे तो X का भी 8 जुड़ेगा, Y का भी 8 जुड़ेगा, क्योंकि 2 आदमी हैं। दोनों का प्रेजेंट की एज में अगर लेने की कोशिश करूं तो ये 8 साल पहले में दोनों का 8 8 जुड़ेगा, मतलब 16 साल आपको जोड़ना पड़ेगा आपको प्रेजेंट में लेने के लिए। प्रेजेंट एज का सम निकालने के लिए आपको दोनों में 16 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 16 जोड़िएगा तो आपका 6 6 12 7 8 मतलब 92 आ जाएगा आपका XY का प्रेजेंट। तीनों का प्रेजेंट इतना है, अभी का प्रेजेंट आपका इतना दे दिया है। पूछा कितना है, तो इसमें से XY को वैल्यू घटा देंगे तो Z का निकल जाएगा 92, 0 9 4 13 मतलब 40 साल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं, बस यही जो कंसेप्ट था मैं बोलूँ ये 8 साल पहले का, यहीं पे आपको ध्यान देना था, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं सिर्फ 1 टाइम्स 8 लेकर यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, ये क्वेश्चन की बात करूँ, एक कैन कंप्लीट वर्क 12% ऑफ वर्क, आपको 15%, एक जो है एक कैन कंप्लीट 12% ऑफ द वर्क इन 50% एलोटेड टाइम, मतलब उसका जितना भी समय मिला है उस समय के 15% में 12% काम कर लेता है। मतलब ये निकल रहा है कि मतलब वो 12
काम करता है 15 समय में। अगर मैं रेशियो करूं तो ये 3 से घटाएंगे तो 4/5 भाग ये काम कर लेता है। आगे बोल रहा है कि ए बिना आवंटित समय के पूरी अवधि तक काम किया, मतलब पूरा अवधि में ये इतना भाग काम करेगा। कार्य समाप्त हो गया, बी द्वारा आपको कितना भाग निकलेगा, मतलब ए का तो आपको मिल गया, अब बी जो बचा काम है वो करेगा, मतलब टोटल 4/5 है तो बचा आपका 1/5 वो भाग आपका बी करेगा। मतलब अगर परसेंटेज में निकालेगा तो 1/5 का परसेंटेज होता है 20%, तो आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा के 14 छात्रों का वजन आपको 20 केजी दिया गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 14। इसका एवरेज कितना है? 20। ठीक है, एक छात्र कक्षा छोड़ दिया तो बचे कितने? 13। तो छोड़ने से आपका औसत वजन 2 केजी कम हो गया, मतलब एक तो जो छोड़ के गया है वो तो 20 केजी लेकर गया ही होगा। ठीक है, और सारे क्लास का औसत वजन 2 केजी कम हो गया, मतलब जो बच्चे 13 लड़के हैं इनका 2-2 केजी कम हो गया, मतलब 26 केजी और कम हो गया। 26 केजी जो और आपका कम हो जाएगा। तो जाने वाले का वजन दोनों का सम होगा 20 + 26 मतलब 46 केजी इनका वजन जो छात्र गया है उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 625 से 4 वर्षों में 675 हो जाती है। आपको ब्याज की दर निकालना है, कुछ नहीं है सवाल में। आपको 3 साल का दिया गया है 625 और ब्याज हमेशा पिछले साल पर ही निकलता है। पिछले साल का रेशियो 625, अगले साल का आपको दिया गया 675। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अपने लास्ट ईयर पर ही निकलता है। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ 625 और 600, आप सीधा आपको दिख रहा है कि 50 का डिफरेंस है। अगर मैं 625 और 675 का डिफरेंस देखूँ तो कितना है? 50 का। मतलब ये 50 रुपये आपका क्या है? इंटरेस्ट है। किस पे मिला है? 625 पे। अब इसी को आप परसेंटेज में बदल दीजिएगा, तो अगर मैं बात करूँ तो ये कट जाएगा। अगर 5 से कटाने की कोशिश करें और डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो 5 से 50 10 बार में कटाएंगे। 5 से आप कटाइएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर आप अब आगे कटाने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 से कटाइए 2 बार में, 5 से कटाइए यहाँ पर 25 बार में, 25 से 4 बार में, मतलब 4 × 2 8% आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्या था कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अपने लास्ट ईयर पर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिएगा। यहाँ पर भी एक थ्योरम आपका लगेगा, उसी के बेस पर आपका ये फार्मूला से आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। पहले वृत्त बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक वृत्त की 2 जीवाएँ, अगर ये वृत्त है सपोज, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त की 2 जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, जो वृत्त के बाहर एक बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मैं बात करूँ ये एक आपका कॉर्ड होगी, जीवा हो गई, और यहाँ पे दोनों बाहर जो है यहाँ पर दोनों काट रही है। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका सी डी हो गया, और ये एफ यहाँ पे काट रही है। अब कह रहा है कि ए बी का वैल्यू आपको 12 दिया गया है, एफ का वैल्यू 12, मतलब ये ओवरऑल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितना दिया गया है? 12, और बी एफ का 4 दिया गया, ये जो है 4, ये टोटल 12 है, ये 4 है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू टोटल 12 था, यहाँ से यहाँ तक आपको 4 दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 8 होगा। आगे कह रहा है कि सी एफ आपका 16 है, मतलब ये भी ओवरऑल आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया? 16। और आपसे पूछा क्या है कि सी डी की लंबाई आपको निकालना है। चलिए मान लेते हैं सी डी जो आपको निकालना है उसका अगर हम x मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 - x, क्योंकि दोनों का सम आपका कितना है? 16 है। तो चलिए ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर हल कर सकूँ। इसका फार्मूला क्या होता है कि एफ गुना बी एफ मतलब ये पूरा और ये आधा जो बराबर होता है वो आपका होता है सी एफ गुना डी एफ। ये आपका कंसेप्ट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों का जो मल्टीपल होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल का इक्वल होता है। तो देखिए एफ का वैल्यू आपको पता है कितना है? आपका एफ का वैल्यू 12 दिया गया था, बी एफ का वैल्यू कितना दिया गया? 4 दिया गया है। सी एफ का वैल्यू कितना है? सी और एफ का आपका 16 दिया गया है, और यहाँ पर डी एफ का वैल्यू आपने कितना यहाँ पर निकाल कर लिखा था? 16 - x। बस इसको हल कर देना है, आपका x का मान आ जाएगा। देखिए अगर इसको मैं आगे हल करने को, इसको कटा भी सकते हैं, 4 से कटाइएगा 4 बार में, 4 से कटाइएगा 3 बार में, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा मतलब 16 - x का वैल्यू आपका 3 आएगा।
तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई की आपको निकालना है। देखिए ये जो रेलगाड़ी खंभे को पार करती है, कोई भी रेलगाड़ी हो, तो जितना सेकंड में खंभे को पार कर रही है वो खंभे को नहीं बल्कि खुद की लंबाई को पार करती है। मतलब ट्रेन जो है 18 सेकंड में खुद को पार कर लेती है। तो मतलब ये है कि ट्रेन ने 18 सेकंड में अपनी लंबाई की दूरी तय की, तो 18 सेकंड में जितना उसने डिस्टेंस तय किया वो ट्रेन की लंबाई होगी। अगर स्पीड आपको गिवन है, स्पीड आपको दिया गया है 90, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मतलब इसका जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड है। और 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 18 सेकंड में वो अपनी लंबाई तय करती है। तो ट्रेन का लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेन का लेंथ नहीं पूछा है, पूछा है प्लेटफार्म का लेंथ। 18 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई चलती है, और अगर मैं कहूँ कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 65 सेकंड में पार होता है। और अभी ट्रेन अपने आप को 18 सेकंड में चलती है, मतलब अगर 65 में से 18 आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 और 3 7, और यहाँ पे 5 में से 47 सेकंड में ट्रेन ने जितनी दूरी तय की वो आपके प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी। तो 47 सेकंड में तय की गई जो दूरी है वो आपकी प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई उसने 65 सेकंड में पार किया। सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई 18 सेकंड में पार किया, तो 65 सेकंड से 18 में घटाएंगे तो प्लेटफार्म को तय करने में टोटल समय जो निकलेगा 1 निकल जाएगा। मतलब 47 सेकंड में ट्रेन ने जितनी लंबाई तय की वो प्लेटफार्म हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर 18 सेकंड में उसने कितनी 18 सेकंड में तय किया दूरी कितना था, अगर मैं बात करूँ तो 18 गुना 25, तो आपको निकालना है 47 में आपको निकालना है 18 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 18 सेकंड में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसको टेक्निक, तो 47 सीधे निकाल दीजिए ना, 47 सेकंड का निकालना है, और एक आपका स्पीड दिया गया है 25, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्लेटफार्म की लंबाई। 47 गुना 25, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रफ करने की कोशिश करूँ 47 गुना 25, तो 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 20, 3 × 23, और 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, अगर मैं जोड़ूँ तो 5 4 3 7 9 2 11, तो अगर इनको 1175 मीटर आपका जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। एक निश्चित राशि की परिपक्वता देखिए इसका लैंग्वेज सेप टेढ़ा है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी, अगर आप इसका लैंग्वेज को समझ लीजिएगा तो आप इसको चुटकियों में बना लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। करा है कि एक देखिए इंग्लिश पर, द अमाउंट पेबल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सर्टन सम विच इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर एट सर्टन रेट ऑफ द पर्सन, मतलब 5 साल में वो राशि कितनी हो जा रही है, वही कर रहा है कि 5 साल में वो जो राशि है वो अपना कितना हो जा रहा है, 9800 हो जा रहा है, और 10 साल में कह रहा है कि वो कितना हो जा रहा है, 1260 हो जा रहा है। 10 साल में कितना हो जा रहा है, 1260। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपाउंड कहीं भी मेंशन नहीं तो मान के चलते हैं कि वो किस में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में। आई थिंक मेंशन भी दिया गया है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अगर नहीं भी दिया रहता तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना पड़ता। 5 साल में इतना हो जाता है, 10 साल में इतना हो जाता है। अगर दोनों का डिफरेंस दिलो तो 5 साल का आपका ब्याज निकल जाएगा। तो अगर मैं 5 साल का ब्याज निकालूँ, 5 ईयर्स का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ तो दोनों का डिफरेंस होगा, जो अगर 1260 और 12600 है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, 12600 है, 10 साल में 12600 हो जाता है। 12600 में से 9800 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सीधा से दिख रहा है कि 2800 निकल के आएगा। मतलब 5 साल का इंटरेस्ट आपका 2800 निकल के आएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 2800 भागा 5, अगर मैं भाग दूं तो 25 और 5 6 30, मतलब 560। 1 साल का इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया, 560। ये 5 साल का अमाउंट है। अमाउंट में होता क्या है, तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर मैं 5 ईयर्स 1 साल का इंटरेस्ट में अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट आपका 560 मिल गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि टोटल जो आपका 5 साल का जो अमाउंट है उसमें आप घटा दीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 साल के अमाउंट में से जो 5 साल का आपका अमाउंट है वो आपका 9800, इसमें 5 साल का इंटरेस्ट जो आपने निकाला 2800 घटाइएगा तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो घटाएंगे तो सीधा से दिख रहा है कि 7000 आपका प्रिंसिपल हो गया।
1 साल का ब्याज आपने निकाल के रखा है 560, तो आपको अब करना क्या है, रेट निकालना है। मतलब 560 बटा में 7000 गुना 100 आप करेंगे तो आपका रेट निकल जाएगा। ये 2 की 2, ये कि 7 से 8, मतलब 8% आपका रेट होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कर रहा है। रवि हैदराबाद से दिल्ली, रवि को जाना है, कहाँ से जाना है, हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, टोटल दूरी है 1200 किलोमीटर। उसने क्या किया, 25%, देखिए टोटल अगर मान करो दूरी अपने आप में मान लेते हैं 100% है। उसने किया 25% पैदल गया, ठीक है, 30% बस से गया, ठीक है, 15% उसने ट्रेन से तय किया, ठीक है। अब उससे पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बाई एरोप्लेन, और कुछ दूरी उसने एरोप्लेन से तय किया है। 4 तरीके से दूरी तय करता है। यहाँ पे कुछ परसेंट, ये 25% है, ये 30% है, ये 15% है, और ये कुछ दूरी है। मतलब कुछ दूरी वो पैदल तय करता है, कुछ दूरी बस से जाता है, कुछ दूरी ट्रेन से जाता है, कुछ दूरी एरोप्लेन से जाता है। तो पूछ रहा है कि एरोप्लेन से उसने कितना प्रतिशत, कितनी दूरी तय की, प्रतिशत नहीं पूछा गया। तो सारे देखिए, ये 25%, 30%, मतलब 55%, 5, 60, 70% दूरी उसने इन तीनों से तीनों के द्वारा तय की। तो बच्चा आपका 30% डिस्टेंस जो तय करेगा आपका एरोप्लेन से। 100% की दूरी आपकी दी गई है 1200, मतलब 100% की दूरी आपका दी गई है 1200। आपको 30% का निकालना है, तो मतलब 120 गुना 3, मतलब 360 किलोमीटर दूरी उसने एरोप्लेन से तय की। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1200 आपका 100% है, तो 1% बराबर हो जाएगा 12 आपका 30, और यहाँ पर 30% बराबर हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12, 24, 12, 36, 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है ये वाला। क्वेश्चन कर रहे एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि यदि रेसिंग ट्रैक के बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का डिफरेंस आपको 33 दिया गया। समझिएगा सवाल को कह क्या रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये आपका हो गया, ये पार्क हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। अगर मैं करूँ, चलिए फिर से थोड़ा सा कर ही देते हैं। चलिए इस तरीके का ये जो आपको दिया गया है, ये इनर रेडियस है और ये आपका बाहर रेडियस है। ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है। बोल रहा है कि इसकी परिधि, बड़े वाले की परिधि और छोटे वाले परिधि का आपका डिफरेंस 33 सेंटीमीटर, 33 मीटर दिया गया। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो होगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्मॉल वाला आपका 33 दिया गया है। यही आपका दिया गया। अगर 2 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, आपको 33 दिया गया है। आपसे ट्रैक की चौड़ाई, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो इसमें से निकालने को क्या करेंगे, मतलब बड़े वाले आर में से, ये वाले में से, ये बड़ा वाला आर में से ये छोटा वाला आर, मतलब यहाँ तक छोटा वाला आर मैं घटा दूंगा बड़े वाले में से, तो ये ट्रैक का आपका क्या निकल जाएगा, ट्रैक की चौड़ाई निकल जाएगी। तो सिर्फ यही आपको निकालना है, मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर, इसका ही वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल सा है, कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था। अगर मैं इसको हल करूँ तो आर माइनस आर का जो वैल्यू हो जाएगा, तो आपका 33 बटा में 2, पाई का मान मैं रख देता हूँ 22/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा। 11 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 11 से करेंगे 2 बार में, मतलब 21/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में जोड़ना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 5/1/4, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा समझिएगा। इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिर्फ लैंग्वेज इसका उल्टा पुल्टा टेढ़ा करके दे दिया है। कह रहा है एक परिवार के साल के 5 महीने के किराए का आपका दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 महीने में इतना खर्चा लोग करता है। छठे महीने में आपको कितना खर्चा करना चाहिए था कि छठे महीने का औसत खर्च आपका यहाँ पर दिया गया है 4500 हो। कितना हो, 4500 हो। अगर मैं यहाँ से पहले 5 महीने का खर्च इनका जोड़ूँ, इनके 5 मंथ का खर्च, मतलब 5 मंथ ही आपका दिया गया, 5 मंथ का अगर मैं खर्च जोड़ूँ, एक्सपेंसेस जोड़ूँ इनका, एक्सपेंडिचर, तो आपका हो जाएगा 4600 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 3800 प्लस 6000। इनको जोड़िएगा तो आपका 27000 निकल कर आएगा। नहीं सॉरी, 27000 नहीं निकल के आएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 8, 3, 4, 5, ये 24800 आएगा। कितना आएगा, 24800। 5 मंथ का खर्च इनको दिया गया। और ये सवाल में कह रहा है कि इनका छठे मंथ का एवरेज खर्च का मतलब होता है इनका नंबर में लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो टोटल एक्सपेंसेस आपका जो हो जाएगा 6 मंथ का, वो आपका हो जाएगा 45,000
45,100 गुना 6, तो ये हो जाएगा 0 और 0, फिर से 0, 6 से 6 5 35 6 24 27, मतलब 27,000 आपका हो जाएगा। ये आपका छठे मंथ का टोटल खर्चा और ये 5 मंथ का टोटल खर्चा। और आपसे पूछ कह रहा है कि टोटल आपका छठे मंथ में कितना खर्चा हुआ। ये 1 से लेकर 6 मंथ का खर्चा है, मतलब 1 से लेकर, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ, 1 से लेकर 6 मंथ का खर्चा आपका इतना आया 27,000, ठीक है। और 1 से लेकर 5 मंथ का खर्चा आपको दिया गया है इतना 24,800। आपसे छठे मंथ का खर्चा पूछा है, मतलब 27,000 में से 24,800 आप घटाइएगा तो छठे मंथ का खर्चा निकल जाएगा। सवाल क्या कर रहा है, मतलब टोटल 1 से लेकर 6 मंथ का एक खर्चा आपका इतना है, 1 से लेकर 5 मंथ का खर्चा इतना है, आपको छठे मंथ का एग्जैक्टली निकालना है तो 27,000 में से आपको 24,800 घटाना पड़ेगा। तो आपका जो छठे मंथ का जो खर्च है वो आपका सामने निकल कर आ जाएगा, जो कि 2200 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि छोटी घन संख्या क्या है जो 72, 108, 3 से विभाज्य है। घन संख्या पूछ रहा है, घन, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, घन संख्या। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 72, 108 और 300 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो इसको 2 से ले जाएंगे तो 36, इसको हो जाएगा 54 और इसको हो जाएगा 150। फिर आगे 2 से ले जाएंगे तो 2 से हो जाएगा 18 और हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 75। आगे फिर एक बार 2 से ले जा सकते हैं, लेकिन चलिए ले लेते हैं। 2 9 18 और 27 75। अब यहाँ पर हम लोग 2 से नहीं 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे, तीतरी का 9, 3 9 27 और यहाँ पर हो जाएगा 25 3 75। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, तीतरी का 9 और 25 का 25। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल के जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, उसके बाद 3 बार 3 है और एक बार 25 है, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है और एक बार आपका 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि अभी क्यूब कौन का बन रहा है। तो 3 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है, 25 में एक 5 कम है। ध्यान से यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। आपसे क्यूबिक पूछा है, मतलब 2 का तो क्यूब बन रहा है, 3 का भी क्यूब बन रहा है, 25 में 2 5 है और एक 5 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट क्यूब जो होगा 5 से छोटा होगा। स्मॉलेस्ट जो क्यूबिक होगा, स्मॉलेस्ट जो क्यूब होगा वो 5 से छोटा होगा, मतलब 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा और 2 का, 3 का और 5 का, 2 का, 3 का, 5 का क्यूबिक होगा, स्मॉलेस्ट क्यूबिक आपको हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 का तो होगा यहाँ पे, 3 का तो होगा ही और यहाँ पे 5 का एक बनेगा, तो 3 का ही बनेगा, मतलब 2 का तो यहाँ बन ही रहा है, 3 का यहाँ बन रहा है, 5 में एक 5 कम है तो 5 का आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे जोड़ूँ, 8 मल्टीप्लाई करूँ, 856 का 6 कैरी 5, 56 कैरी 5, 8 16 5 21, मतलब 216 गुना 125, 216 गुना 125 आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आएगा 27,000 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका जो नेक्स्ट जो आपका मैं PYQ कराऊंगा आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।